तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश्वर और आज हम लोग फिजिक्स की बिगनिंग करने वाले हैं, यानी कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मल फिजिक्स। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, पेन निकालिए, पेंसिल निकालिए डायग्राम के लिए, है ना। और बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाएंगे। मैं प्रॉपर नोट्स आपको बनवाने वाला हूं यहां पर, पूरे ही चैप्टर के और कह सकते हो पूरी ही बुक के। ठीक है। तो अगर जो आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर जो आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, लेक्चर को ध्यान से जरूर देखना। ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आज के बाद आप फिजिक्स को बढ़िया ही बढ़िया बोलने वाले हो। ठीक है। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। यूनिट फर्स्ट है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एंड आइडियल गैसेस। फर्स्ट चैप्टर ही बनता है हमारा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है ना भाई। मैटर के बारे में बात चल रही है तो सबसे पहले जानना तो यही पड़ेगा कि मैटर चीज क्या है। तो मैटर क्या होता है? मैटर कुछ नहीं होता, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है। तो मोबाइल फोन क्या है? एक मैटर है, क्योंकि मैं अगर जो उसको कहीं पर रखता हूं तो वो जगह को घेरता है। तो ऐसी चीज को हम लोग मैटर बोलते हैं। समझ गए? कोई भी चीज अगर जो मास को ऑक्यूपाई करती है, उसके अंदर मास हो कहने का मतलब यह है, और जगह को घेर लेती है, ऐसी चीज को मैटर बोलते हैं। और आप कह सकते हो कि उसका वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि 2D सरफेसेस को आपने देखा होगा, वो मास को ऑक्यूपाई नहीं करती। मास को तो करती है, नेग्लिजिबल मास होता है एक तरीके से देखा जाए तो। और कह सकते हो ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरती। तो ऐसी चीज जो स्पेस को घेरे और वॉल्यूम हो, ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं मैटर। और मैटर बना किससे होता है? मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से, और आप बोल सकते हो एटम से मिलकर के। ठीक है। बहुत सी बुकों में मॉलिक्यूल्स बोला हुआ है, बहुत सी बुकों में एटम्स भी बोला गया है। ठीक है। तो और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग मैटर की उस प्रॉपर्टी को, मतलब कि उस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं जो कि काइनेटिक से रिलेटेड है, यानी कि गैसेस के बारे में, है ना। और भी बहुत चीजों के बारे में पढ़ने वाली है, यानी कि हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, मैटर को लेकर के। ठीक है। तो मैटर आप लोग समझ चुके, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। आप कह सकते हो एटम से बना हो सकता है, आप कह सकते हो मॉलिक्यूल से बना होता है मैटर। ठीक है। तो मैटर जो होता है, जर्नली इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। आपने अगर जो कोई बच्चा आईआईटी का एंट्रेंस देकर के आया हो, चाहे हुआ हो से नहीं हुआ हो, अगर जो होता हो जाता तो यहां तो मिलता ही नहीं, खैर सबसे पहली बात जो है ना। लेकिन अगर जो जिसने पढ़ा है तो वो जानता होगा मैटर्स के बहुत ही सारे पोस्टुलेट होते हैं, यानी कि 5-7 तो पोस्टुलेट हैं, 8-10। लेकिन बीएससी के अंदर सिर्फ हमारे 2 पोस्टुलेट हैं। ठीक है, यही आते हैं। वैसे बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, मैं आपको सारे पोस्टुलेट बता दूंगा कि क्या क्या होते हैं। आगे एजप्शंस आएंगी, उसमें आप समझ लोगे, उसमें से ही पोस्टुलेट्स बनते हैं। ठीक है। पोस्टुलेट्स कुछ नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो आप लोग पढ़ते हो। ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है मैटर का, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन अ लार्ज नंबर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वही पुरानी बात, मैटर मॉलिक्यूल से बना है, यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह से कॉलेज के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं लार्ज अमाउंट में। तो कॉलेज क्या है? एक मैटर है, और उसमें जो बच्चे हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो कॉलेज किससे बना है? बच्चों से मिलकर के बना है। और आप कह सकते हो स्कूल किससे बना है? वो भी बच्चों से मिलकर के बना है। तो बच्चे क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, और स्कूल क्या है? मैटर है। समझ गए? आगे देखो, सेकंड पॉइंट आता है द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ रैपिडली रेक्टिलिनियर मोशन। अब ये कहता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं मैटर के, वो कॉन्स्टेंटली मोशन करते हैं। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली मोशन का मतलब ये है, अगर जो मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है भाई। मैटर भी कई टाइप का होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस की फॉर्म में होता है, प्लाज्मा, जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसको मैटर बोल जाता। तो मान लो मैंने लिक्विड गिरा इसके अंदर, ठीक है, एक मैटर गिर दिया, लिक्विड मैंने इसमें भर दिया यहां तक। अब मैंने इसमें लिक्विड भरा, तो
लिक्विड के पास तो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये मैंने मॉलिक्यूल्स मान लिए कुछ 2-3, ये लो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके। अब ये मोशन कर रहे होंगे तो कैसा मोशन करता है मॉलिक्यूल्स इनके, ये करते हैं रैपिडली मोशन, आप कह सकते हो ब्राउनियन मोशन करते हैं, आप कह सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन कर सकते हैं, आप कह सकते हो रैंडम मोशन कर सकते हैं, यानी कि फ्रीली मोशन करते हैं, कहीं भी जाएगा कुछ भी करेगा, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है, हालांकि मैं बताऊं आपको, एक सीधी लाइन में मोशन करना रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। लेकिन आप आगे पढ़ोगे तो आप ये भी जानोगे कि मॉलिक्यूल जो होते हैं मैटर के, वो रेक्टिलिनियर ना कर करके वो रैंडमली मोशन करते हैं। रैंडम मोशन ऐसा होता है किधर भी जा किधर भी घूम। एक बच्चा जो मम्मी पापा की सुनता ही नहीं है, बहुत ही बेकार बच्चा, जैसे कि मैं था अपने टाइम पर, है ना। तो इस तरह के बच्चे कैसे होते हैं, अपनी मनमर्जी करने वाले, जैसे कि मैं अपनी मनमर्जी करता हूं, अब नहीं करता, पहले करता था, आप भी करते होंगे। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, अपनी मनमर्जी करने वाला, कहीं भी जाएगा कहीं भी घूमेगा, इस तरह का मोशन रैंडम मोशन। तो आप रेक्टिलिनियर की जगह चाहे तो रैंडम लिख लो, चाहे तो रेक्टिलिनियर ही रहने दो, ये आप पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, आप ब्राउनियन मोशन भी लिख सकते हो, ये सब टाइप का मोशन रखता है। चलो, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की 4 स्टेट हमारे पास हैं। हालांकि मैटर की मैं आपको बताऊं टोटल स्टेट 6 होती हैं, ठीक है, जिसमें से 2 हमारे सिलेबस में नहीं आती, आप कह सकते हो 3 नहीं आते, लेकिन प्लाज्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने लिख दिया प्लाज्मा, है ना। अब मैं बताऊंगा मैटर की जो काइनेटिक थ्योरी, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर की थ्योरी के हिसाब से सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड क्या होता है अभी तक आप जर्नली जानते होंगे, आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। लिक्विड क्या होता है अभी तक भी आप जर्नली जानते होंगे, आज मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। गैस क्या होती है ये भी डिटेल में चलने वाला है, तो पूरे को ध्यान से सुनना। अगर जो बेस कमजोर रह गया तो आगे के टॉपिक्स नहीं समझ में आएंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की ही बात करेंगे, अगले दिन हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल भी मैं यहीं पर करा दूंगा आपको। इससे बाहर कुछ नहीं करना है, कहीं कोचिंग नहीं लगाना है, सब कुछ यहीं मिलेगा। तो चलते हैं आगे। तो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी कितनी है, 3, 1 2 3 स्टेट्स, ठीक है। प्लाज्मा ये 4th स्टेट है, सभी को समझेंगे 1 by 1। तो मैं इसको मिटा देता हूं फालतू की चीजों को जो मैंने समझाया अभी। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड एक ऐसी बॉडी जिसके एटम्स क्लोजली पैक्ड हों, ऐसी बॉडी को सॉलिड बोला जाता है, ठीक है। क्लोजली पैक का मतलब क्या, क्यों होते हैं क्लोजली पैक, है ना। मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास, गलत नहीं ले जाएगा कोई बच्चा, बहुत ही पास पास होते हैं, ले गए होंगे बहुत सारे, बहुत ही पास पास होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक होते हैं। मान लो घिचपिचोई पड़ी है, एक भीड़ लगी पड़ी है शादी में, खाने पर टूट पड़े बहुत सारे आदमी, है ना, भूखे थे बेचारे, है ना, बहुत देर से खाना नहीं दिया उनको, बाराती चढ़ाए जा रहे हैं बहुत देर से, तो खाने पर टूट पड़े एकदम से। हालांकि ऐसा होता नहीं आजकल, आजकल तो पहले ही लग जाते हैं, चढ़त से पहले ही, है ना। तो इस तरह की भीड़ हो गई, बहुत सारे बहुत पास पास व्यक्ति आ गए, तो उनको बोलते हैं क्लोजली पैक्ड, है ना। यानी कि क्लोजली पैक होते किस वजह से हैं, इनके बीच में एक हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता होगा जो इनको आपस में चिपका करके रखता है, ठीक है। तो आप सही सोच रहे हैं, इनके बीच में एक हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से क्लोजली पैक होते हैं और जिसकी वजह से सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। समझ गए। आगे मैं बताना चाहूंगा, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कब चेंज कर सकते हो, हीट दे करके चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे आगे अभी बात करेंगे, है ना। और क्या कर सकते हो आप सॉलिड के साथ में, इसका शेप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वॉल्यूम को आप चेंज नहीं कर सकते। जितना वॉल्यूम अब है 20 साल बाद भी देखो तो इतना ही होगा। भाई ये मत बोलना कि जंक लग करके तो सर थोड़ा कम हो जाता है ना। तो वो वाली बात अलग हो गई, लेकिन अप्रोक्सीमेट तो वॉल्यूम सेम ही रहता है, ठीक है। तो ना ही तो आप शेप को चेंज कर सकते हो, ना ही आप
वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑक्सीलेट करते रहते हैं और अपनी जगह को नहीं छोड़ते। कहने का मतलब ये है, मान लो ये मैंने बना दिया, ये एक मॉलिक्यूल है सॉलिड का, बाहर दिखा दिया, कोई बात नहीं, समझना ही तो है हमारे को, इसको उठा करके यहां दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो है मॉलिक्यूल ऑक्सीलेशन करते रहते हैं, सभी मॉलिक्यूल सॉलिड के। किस तरीके से? ये ढिचिक ऊपर की तरफ जाएगा, ढिचिक नीचे की तरफ आएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा, ढिचिक 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 ढिचिक, ऊपर नीचे, है ना। यानी कि एक कॉन्स्टेंटली मोशन कर रहे हैं, है ना, एक कॉन्स्टेंटली मोशन, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। और सबसे बड़ी बात, ये अपनी जगह को नहीं छोड़ते, ठीक है। देखो ये भी एक तरह का मैटर हो गया। मैंने बोला था शुरू में कि मैटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मोशन करते हैं, लेकिन सॉलिड एक ऐसा मैटर है जिसके मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मैटर ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल फ्रीली मोशन करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं मैटर के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, अपनी जगह पर ही ढिचिक ढिचिक ऊपर नीचे करता रहेगा। लेकिन अगर जो मैं इसको बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराऊं तो इसका ऑक्सीलेशन ग्रेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और मैं इसको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता रहूं, एक स्टेट ऐसी आएगी कि ये पिघल जाएगा, पिघल गया। अच्छा चलो देखते हैं कि सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में किस तरीके से आता है। चलो देखते हैं, इसको मैं सड़े से डायग्राम को मिटा देता हूं, आगे देखते हैं। मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला है। लेयर्स की फॉर्म होते हैं, ये फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर। ये मॉलिक्यूल्स दिखा दिए मैंने, देखो हल्के दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, देख लो, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के अंदर लेयर्स की फॉर्म में, और ऐसे आगे तक जा रहे हैं, ऐसे बोल दिया मैंने, आगे तक जा रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा कि मैं इधर से इसको हीट एनर्जी देनी स्टार्ट कर रहा हूं। अगर जो मैं इसको इस एंड से हीट एनर्जी देनी स्टार्ट कर रहा हूं तो सबसे पहले हीट एनर्जी किसको मिलनी है? ये फर्स्ट वाली लेयर के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इनको हीट एनर्जी मिल जानी है। और अगर जो ये ऑक्सीलेट कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, जब ठंड में आपको गर्मी लेनी होती है तो आप आग जलाते हो। मान लो ये आग जला दी यहां पर ये कोई सड़ा सा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया, है ना, सड़ा सा व्यक्ति, है ना, आ गया बिना मतलब कि मैं भी यहाँ चलूंगा और मैं भी यहाँ पर, ठंड लगी है मेरे को भी, मैं भी हाथ सेकूंगा, है ना। अब ये आ गया यहां पर, तो इसको दूर से ही हीट मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हीट कब मिलेगी? जब आप इस पर हाथ लगा दो, ये इसने इसको छू लिया तो हीट मैक्सिमम ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कह सकते हो आपके हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि हीट ट्रांसफर हो सकती है अगर जो आप पास में भी कुछ रख दो। लेकिन अगर जो मैं यहां से हीट एनर्जी इसको दे रहा हूं, और किसको मिलेगी हीट एनर्जी? फर्स्ट लेयर को मिलेगी। तो इसके ये भी कोलिजन भी कर रहा है, टकराएगा भी कुछ इसके मॉलिक्यूल से बराबर वाले से, है ना। ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल इससे भी टकराएगा, कि सभी मॉलिक्यूल आपस में टकरा भी रहे होंगे, कोलिजन भी कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अपनी स्टेट को नहीं छोड़ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं हीट एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेकंड लेयर। ये जो फर्स्ट लेयर है इसने अपनी हीट एनर्जी सेकंड लेयर को ट्रांसफर कर दी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट लेयर को मिलेगी, थोड़ी देर बाद इसी तरीके से अगली लेयर को मिलेगी। आपने देखा भी होगा, अगर जो किसी मेटल की रोड को एक साइड से, मैंने कहा इस साइड से गर्म करो, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो धीरे 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 टेम्परेचर उसके अदर एंड पर भी आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो हैं एटम के, वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, ठीक है। लेकिन अगर जो मैं इसको, भाई ये तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा, किस तरीके से ट्रांसफर होती है, अगर जो मैं बोलूं कि मैं इसको अभी भी टेम्परेचर देता जा रहा हूं कि ये एंड भी क्या हो गया, हीटअप हो गया बढ़िया करके, लेकिन अभी भी इसको टेम्परेचर इधर से प्रोवाइड कराया जा रहा हूं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आना है कि ये जो मेटल है इस साइड से टेम्परेचर ज्यादा होगा, भाई इधर से हीट मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर जो ये मेल्ट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को, जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ सॉलिड, यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब ये मत बोलना सर इसके बारे में लिखवाओगे नहीं क्या सॉलिड के बारे में?
अरे आता नहीं है यहां से कुछ भी, लेकिन कॉन्सेप्ट आगे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जहां से आएगा मैं लिखवाना शुरू करूंगा। ये फालतू की बातें मत ना लिखो, बिल्कुल भी कभी नहीं आती, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट है ये, तो आपके याद करने की चीज है, ये आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए। भाई लेक्चर डल जाएगा यूट्यूब पर, फिर भूल जाओ फिर देख लेना, फिर भूल जाओ फिर देख लेना, देख लो जितनी बार देखना है, ठीक है। अब मैंने कहा ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो ये कहता है, साइंटिस्टों ने बोला कि जो ये मेल्ट होकर के, मान लो ये कुछ इसका इतना पार्ट मेल्ट हुआ, ये नीचे मेल्ट होकर के नीचे गिर गया, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा मैंने बोला T, और जो पार्ट मेल्ट नहीं हुआ उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो उन्होंने बोला इसका भी T होगा। यानी कि टेम्परेचर जो मेल्ट हो चुका उसका भी उतना ही होगा जितना कि सॉलिड फॉर्म में टेम्परेचर उस वक्त है जब वो मेल्ट हो रहा है, मेटल जब वो मेल्ट हो रहा है उस वक्त की बात कर रहा हूं, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो आप बोलोगे सर मैं तो इसको हीट प्रोवाइड कराए जा रहा हूं, तो इसका मेटल का टेम्परेचर तो इस लिक्विड से ज्यादा होना चाहिए। और बहुत से बच्चे ये भी बोलेंगे सर लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो मेल्ट ही जब हुआ जब उसको टेम्परेचर ज्यादा मिला, ठीक है। लेकिन आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्योंकि जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर आप इसको दे रहे हो, एक्स्ट्रा टेम्परेचर वो किसके फॉर्म में जा रहा है, वो वर्क करने में जा रहा है। किस वर्क करने, क्या वर्क करने में? सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए वो टेम्परेचर यूज हो रहा है। जिस तरीके से जो पहले वाली ट्रेन होती थी उसमें कोयला जलाते थे और उसकी जो हीट एनर्जी है वो किसके में काम आती थी, ट्रेन को चलाने में काम आती थी, है ना। अब उससे ये थोड़ी ना है कि पूरी जो ट्रेन है वो पूरी हीटअप हो जाएगी, नहीं, किस में काम ली जा रही है, चलाने में काम ली जा रही है उसको आगे, है ना, आगे चलाने में वर्क वर्क मतलब वर्क में कन्वर्ट हो रही है वो एनर्जी। तो समझ गए, इसी तरीके से मेल्टिंग में, मेल्ट करने में हीट एनर्जी जा रही है उसकी। तो समझ गए, तो ये थी सॉलिड की थ्योरी। आगे पढ़ेंगे लिक्विड की थ्योरी और गैसेस की थ्योरी मैं इसके साथ में ही समझाऊंगा, मजा बहुत आने वाला है। गैसेस लिक्विड साथ में चलेंगे, समझते रहो। देखते रहो, इस बेकार इंसान को मिटा देता हूं। देखो लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो एक ऐसी फॉर्म होती है जिसको आप कैसी भी शेप दे लो, ठीक है। पानी एक कंटेनर में डाला, एक गिलास में डाल दिया, ठीक है, तो उसकी शेप कैसी हो गई, सिलेंड्रिकल हो गई कुछ, ठीक है। अब उसी पानी को आप लोग एक किस में डाल दो, एक बॉक्स में डाल दो, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो उसकी शेप रेक्टेंगल में हो गई। यानी कि लिक्विड एक ऐसी चीज है उसकी शेप फिक्स नहीं रहती, आप जैसी चाहो वैसी कर लो, ठीक है, ठीक है। तो लिक्विड ही एक, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर सॉलिड की शेप भी तो चेंज कर सकते हैं, तो बेटा उसको लिक्विड बनाते हैं ना पहले। अगर जो सॉलिड से, सोने से गहने बनाने हैं तो पहले उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाएंगे, फिर उसकी शेप बदली जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड एक ऐसी फॉर्म है जिसको आप कैसी भी शेप दे लो, ठीक है, जो चाहो ऐसी शेप दे सकते हो आप लिक्विड को। तो समझ में आ गया। तो लिक्विड कैसा होता है, एनी शेप, कोई भी शेप रख सकता है, और लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है। कहने का मतलब यह है लिक्विड को आप दबा नहीं सकते। मान लो ये जमीन पर कुछ पानी पड़ा हुआ है, अगर जो ये कुछ पानी पड़ा हुआ है, अगर जो मैं इस पर ऊपर से फोर्स लगाऊं तो पानी कंप्रेस होगा क्या, दबेगा क्या, नहीं दबेगा, ये साइडों से निकल जाएगा, ठीक है, यानी कि कंप्रेस नहीं हुआ। लेकिन जबकि मैं, मान लो ये पानी कंटेनर में ही है, कंटेनर में ही है, मान लो ये कंटेनर है और ये इतना भरा हुआ है और मैंने इसको दबाया, तो क्या ये दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। चलो और अच्छे समझाता हूं, ये एक कंटेनर है, अगर जो ये एक कंटेनर है और मैंने क्या करा, एक पिस्टन यहां पर यूज किया। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक ऐसी बॉडी कह दो या एक ऐसा एलिमेंट बोल दो, चलो एलिमेंट होता है जिसको आप ढिचिक ढिचिक ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते, फ्रीली मूव करेगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये पिस्टन होता है, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर पानी भर दिया, इसके अंदर पानी है, ठीक है, भरा हुआ है बढ़िया करके, ठीक है। अगर जो आप इसको ऊपर की तरफ खींचो, ठीक है, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा, नहीं, पानी तो यहीं रहेगा, पानी तो इतना ही रहेगा, इतना ही, क्योंकि उसको वॉल्यूम इतना ही रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि उसको ऊपर ले जाओगे तो पानी ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, क्यों, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और आप कहने लग जाऊं कि मैं इसमें नीचे की तरफ
फोर्स लगाऊं तो क्या ये कंप्रेस होगा? अरे बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिक्विड कंप्रेस कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन देखो गैस की, अब अच्छा समझ में आएगा। अगर जो ये गैस होती, ठीक है, तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। क्योंकि गैस की फॉर्म क्या होती है? मान लो इस कंटेनर के अंदर गैस है, ठीक है, गैस है, और मैंने कुछ इतनी गैस इसके अंदर फैला दी। अब गैस फैल गई कोने कोने में। अब मैंने इस कंटेनर की गैस को, इतनी ही गैस को इस छोटे डब्बे में बंद करना चाहा तो बंद हो जाएगी, यानी कि कंप्रेस हो गई, दब गई गैस, उसने अपने वॉल्यूम को कम कर लिया। तो आप कह सकते हो कि आप गैस के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, बड़ा जगह पर गिरो तो वो उतने ही जगह में फैल जाएगी, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। लेकिन सेफ आप चेंज कर सकते हो, जबकि गैस के जो हमारी गैस की फॉर्म जो होती है, वो गैस जो होती है उसकी आप सेप भी चेंज कर सकते हो और उसका आप कंप्रेस भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में? तो लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है, लिक्विड को आप नहीं दबा सकते, जबकि गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो। आगे देखते हैं, ये सड़े हुए डायग्राम मिटा देते हैं, है ना। जो बच्चा खाना वाना खा रहा हो, खाना खाना बंद कर दो, बिल्कुल दिमाग मत ना खराब करो, पिटे को बहुत। चलो आगे देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ी और चीजें आगे। तो लिक्विड के बारे में और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। मान लो मैंने, ये कंटेनर है, कौन सा वाला, लो मैं दिखाता हूं, ये नोब से, नोब बोला जाता है इसके, जो ये चल रहा है ये नोब है, ठीक है। ये इसको, ये कंटेनर है, कंटेनर में मैंने ये पानी भरा हुआ है इतना। अब मैंने नीचे से इसको हीट अप करना शुरू करा, ठीक है। अब ये धीरे 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 से हीट ले रहा है। अगर जो ये धीरे धीरे से हीट ले रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा लिक्विड गैसियस फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये गैस उगने लगी, देखो ये ऊपर गैस जा रही। अब जैसे ही गैसियस फॉर्म में आया तो मैंने क्या करा, इसको बंद कर दिया, नहीं जाने दूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। अब बंद हो गया, नहीं जाने दूंगा तेरे को, ठीक है, तो बंद हो गया। तो एक टाइम ऐसा आ जाना है कि ये जितनी भी गैस है, वो जितना भी लिक्विड है, ये गैस में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है, गैस फॉर्म में। मैं लो इस कर देता हूं इसको ऐसे। मान लो ये खत्म हो गया, सब गैस ही गैस बची अब इसके अंदर, ठीक है, गैस ही गैस बची इसके अंदर, कुछ नहीं बचा, गैस है। अब गैस रह गई इसके अंदर, क्योंकि सभी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, ठीक है। अब मैंने क्या करा फर्दर, अभी भी टेम्परेचर बढ़ाए जा रहा हूं। तो जब ये पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद में जब मैं इतना ज्यादा टेम्परेचर इसको दे दूं, कितना 2-3 हजार और ऊपर दे दूं, ठीक है, 2-3 हजार टेम्परेचर और ऊपर दे दिया, तो जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, भाई गैस के पास भी तो मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल गैस के, अब उनको हीट दिए जा रहे हो। मॉलिक्यूल्स के पास क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, और एटम्स के पास क्या होते हैं, इक्वली प्रोटॉन होते हैं, इक्वल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल या कह सकते हैं पूरा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन आप हीट को प्रोवाइड कराए जा रहे हो, तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बंधे हुए थे इस मॉलिक्यूल के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। मैंने देखो 2-3 दिखा दिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, सभी अलग हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। जब ये दोनों अलग हो जाए, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए, प्रोटॉन भी अलग हो जाए, ठीक है, तो इस पूरी स्टेट को बोलते हैं मैटर की प्लाज्मा। देखो प्लाज्मा भी इसमें ही आ गया हमारा, इसी डेफिनेशन के अंदर। अच्छा समझ में आया होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा तीनों ही चीजों के बारे में। फर्स्ट के बारे में मैंने बता चुका है कि सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई होती है, बहुत अट्रैक्टिव फोर्स लगी, जिसकी वजह से वो सॉलिड शेप लिए हुए होते हैं, हिलते नहीं है अपनी जगह से, बस मीन पोजीशन के अराउंड ऑक्सीलेट करते रहते हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड आपने देखा होगा, जमीन पर पानी गिरा हो तो थोड़ी देर बाद वो बह करके कहां चला जाना है, फैल जाना है पूरी सरफेस पर, ठीक है, ये बह गया, ठीक है। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये लिक्विड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे ये
इसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्मॉल होती होगी, जब भी तो बह गया स्मॉल। तो ठीक बात है भाई, मॉलिक्यूल्स के जो फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉलिड लिक्विड के, वो स्मॉल होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। जबकि गैस के केस में आपने देखा होगा गैस बहुत तेजी से एक्सपेंड होती है, यानी फैल जाती है तेजी से। एक्सपेंड होना मतलब फैलना, है ना, तो फैल जाती है। तो इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती होगी वो नेग्लिजिबल होती होगी, या कह दो होती ही नहीं है। क्योंकि जितना अगर जो आप सराउंडिंग के अंदर गैस को, छोटी सी गैस को भी आप छोड़ दो तो वो पूरे में फैल जाएगी। तो यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, वो सबसे ज्यादा फ्रीली मोशन करते हैं, बहुत इजीली मोशन करते हैं, जहां मर्जी वहां जा सकते हैं, कोने कोने में फैल जाते हैं किसी कंटेनर में गैस को अगर जो एस्केप करो तो, छोड़ दो तो। ठीक है, तो गैस के केस में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, और सॉलिड के केस में मैक्सिमम होती है, और मिड में किस में होती है, लिक्विड के अंदर। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि हम इस कंटेनर को में जो लिक्विड है उसको हीटअप कर रहे थे। जब हम इसको हीटअप कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लिक्विड से वेपर बन रही थी। वेपर बनना मतलब गैसियस फॉर्म में जा रहा था वाटर। इसका मतलब क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर जो क्वेश्चन आए एग्जाम में कि एक लिक्विड है वो गर्म कर रहे हो आप उसको कंटिन्यूसली, व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम डिक्रीजेस, डिक्रीज हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ में। यही उल्टा होता है, अगर जो मैं इस पानी को फ्रिज में रख दूं, है ना, अब फ्रिज में रखूंगा तो थोड़ी देर बाद बर्फ जम जानी है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अब बर्फ जम गई तो मैं बोलूंगा ये सॉलिड बन गया, तो मैं बोलूंगा कि इसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो गई, आप कह सकते हो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, बहुत ज्यादा होगी। जितना ज्यादा आप हार्ड बर्फ जमाओगे, यानी कि ठोस बर्फ जितनी ज्यादा जमेगी, जितना टेम्परेचर को नीचे ले जाओगे, उतना ज्यादा क्या होना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जानी है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म हो गई। लिक्विड को आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया पानी से, और आप कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई। और इस केस में जब वो सॉलिड बन जाए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या अपनी ही पोजीशन पर ऑक्सीलेट करने लग जाते हैं, जैसे सॉलिड के करते हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, जबकि लिक्विड के केस में अगर जो पानी किसी जमीन पर गिरे तो वो बहता हुआ चला जाता है, यानी कि मोशन में होते हैं, पार्टिकल्स एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरीके से गैसेस के बहुत तेजी से एक्सपेंड करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेन 3 पॉइंट जो हमारे वो 3 ही हैं, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये पढ़ना है, नोट कर लो कॉपी में। आगे चलते हैं, बेसिक एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, है ना, बेसिक एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस क्या क्या हैं, एजम्पशंस क्या होते हैं, एजम्पशंस कुछ नहीं होता, एजम्पशंस होती है मान ली गई चीजें, कि ऐसा मानोगे तो आगे वाली बात सही है वरना सब कुछ गलत है। 12th क्लास में पढ़ा होगा एजम्पशंस के बारे में आपने, सेकंड बुक के अंदर, है ना, रे ऑप्टिक्स के अंदर और वेव ऑप्टिक्स के अंदर आते हैं एजम्पशंस काफी ज्यादा, फिजिक्स के अंदर। तो एजम्पशंस ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद से मान लेते हो कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ये बातें करेक्ट हैं, वरना तो बेकार है सब कुछ। ठीक है, तो ऐसी चीजों को एजम्पशंस बोलते हैं, और इनको ही हम लोग कई बार पोस्टुलेट्स भी बोल देते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। अगर जो आईआईटीज की बुक को आपने पढ़ी हो शायद, तो उसमें इन्हीं पॉइंट्स को, जो आपके बीएससी में एजम्पशंस बोला गया है, इन्हीं पॉइंट्स को पोस्टुलेट बोला गया है वहां पर। चलो देखते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑल गैसेस आर कंपोज्ड, है ना, ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जितनी भी गैसेस बनी हुई हैं सब किससे बनी हुई है भाई, मॉलिक्यूल से बनी हुई है, पढ़ लिया हमने। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हार्ड, जो मॉलिक्यूल्स हैं हार्ड गैस के वो हार्ड भी हो सकते हैं, स्मूथ भी हो सकते हैं,
एंड स्पेरिकल शेप होते हैं। स्पेरिकल शेप तो होते ही होते हैं, ठीक है। वो नेचर पर डिपेंड करता है गैस के कि हार्ड होंगे। वैसे सभी गैसेस के पास हार्ड मॉलिक्यूल भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर लाइक पॉइंट मासेस, ठीक है भाई। हम जानते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, नेकेड आई से तो आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, ठीक है। यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। और कोई भी चीज बहुत ज्यादा छोटी हो तो वो कैसी दिखती है? स्पेयर की तरह दिखती है। तो हम कहते हैं स्पेरिकल शेप के होते हैं। और सेकंड पॉइंट में बोला गया द मॉलिक्यूल्स आर लाइक पॉइंट मास, यानी कि पॉइंट मास का मतलब मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम मास, एक मॉलिक्यूल का मास। तो इस तरीके से बोला गया क्योंकि बहुत छोटे होते हैं ना, इसी वजह से। थर्ड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन, मैंने पहले बता दिया रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं गैस के केस में, ठीक है। एंड दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी, सभी मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी एक अलग अलग वेलोसिटी होती है। एंड देयर वेलोसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। भाई इतनी तो जानते हो, अगर जो कोई कंटेनर है और इसके अंदर गैस हमने भरी हुई है, ठीक है, बंद है, ऊपर से गैस है इसके अंदर, मान लो ऐसा, ठीक है, ये गैस है इसके अंदर, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा दिए मैंने, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल की अपनी एक अलग वेलोसिटी होगी, इस मॉलिक्यूल की अपनी एक अलग वेलोसिटी होगी, और सभी आपस में टकराएंगे और कंटेनर की बॉल के साथ में भी टकराते रहेंगे, सभी अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ में। इसकी v3 होगी। अगर जो मैं कहूं कि इसमें n पार्टिकल्स होंगे तो लास्ट वाले की क्या वेलोसिटी होनी है? vn, ठीक है। लेकिन अगर जो इन सभी पार्टिकल्स पर वेलोसिटी है तो टोटल बॉडी तो मोशन में होनी चाहिए भाई, क्योंकि हम अगर जो रनिंग कर रहे हैं, हम रनिंग किस वजह से करते हैं? सबसे पहले तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं अंदर, मॉलिक्यूल्स हैं, वो मोशन में आते हैं ना, तभी तो हम रनिंग कर पाते हैं, पढ़ा होगा आपने साइंस में। तो अगर जो इसके पार्टिकल्स पर वेलोसिटी है तो ये मोशन में हो जानी चाहिए बॉडी, लेकिन हम देखते हैं कोई भी बॉडी अगर जो किसी गैस को बंद करो तो मोशन में नहीं रहती। तो इसका मतलब क्या होता है? साइंटिस्टों ने पता करा, और 12th क्लास में सेकंड यूनिट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहीं से इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन भी हमारे गैस मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करते हैं। और हम कहते हैं कि सभी मॉलिक्यूल का अगर जो मैं वेलोसिटीज का एवरेज लूं, v1, ये v2, और आगे तक मैं कहूं vn तक जा रहे हैं हम लोग, vn का मैं एवरेज लूं। एवरेज कैसे लेते हैं? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल उतने से डिवाइड कर दो n से, तो एवरेज क्या होता है इसका? इक्वल टू 0। तो यानी कि टोटल नेट वेलोसिटी जो होती है सबकी वो 0 रहती है। इस वजह से बॉडी मोशन में नहीं रहती। समझे इस बात को? आगे और पढ़ेंगे, काफी चीजें हैं इसके अंदर, एक मिनट मिटा देता हूं। आगे देखो आता है, और हाँ एक चीज और रह गया इसमें, ये वाला पॉइंट रह गया इसमें, देखो ये वाला, देयर वेलोसिटी इंक्रीज विद टेम्परेचर। भाई इतनी बात तो आप लोग जानते हो कि अगर जो किसी गैस के मॉलिक्यूल को मैं टेम्परेचर दूं तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएंगे तो तेजी से मोशन करने लगेंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स अपॉन ईच अदर एट द कोलिजन इंस्टेंटली, यानी कि आपस में ये फोर्सेस नहीं लगाते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, यानी कि फ्रीली मूव करते रहते हैं, टकराते हैं लेकिन फोर्स नहीं लगाते, ऐसा बोला जाता है ना। टकराएंगे लेकिन फोर्स नहीं लगाएंगे, जिस वजह से भाई अगर जो मैं कहूं ये मॉलिक्यूल है एक, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और दोनों आपस में टकराए, तो दोनों ने आपस में कोई फोर्स नहीं लगाई। क्यों? यानी कि नेट फोर्स कैंसिल हो गई होगी। कहा जाता है जितनी फोर्स इस वाले मॉलिक्यूल ने इस पर लगाई, इतनी ही फोर्स इस वाले मॉलिक्यूल ने इस पर लगाई अपोजिट डायरेक्शन में। इसने इधर को लगाई, इसने उल्टी डायरेक्शन में लगा दी, जिसकी वजह से दोनों आपस में टकराए और नेट फोर्स F कितनी हो गई? 0 हो गई। भाई ये तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, यानी कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है ना। वो बोलता है एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाओ वो आप पर बदले में उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है। देखो 8 पॉइंट यही है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ओबे न्यूटन्स लॉ।
ठीक है, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जितनी फोर्स एक पार्टिकल दूसरे पर लगाता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे पर लगाता है, उतना ही दूसरा लगा देता है, नेट फोर्स जीरो हो जाती है। जिस वजह से हम कहते हैं कोलिजन पर, देखो फोर्थ पॉइंट में लिखा है एट द कोलिजन इंस्टेंट, यानी कि जब कोलिजन होता है तो फोर्स नहीं लगती है। ठीक है, जिसके वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम रहती है। ठीक है, द टाइम ड्यूरिंग विच, द फिफ्थ पॉइंट आता है, ए कोलिजन टेक प्लेस इज नेग्लिजिबल एज द कंपेयर टू टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, है ना। अब कहने का मतलब यह है, जब कोलिजन हो रहा होता है दो पार्टिकल के बीच में, तो उनका टाइम नेग्लिजिबल होता है ना। कहने का मतलब यह है, जो कोलिजन, कहने का मतलब यह है द टाइम ड्यूरिंग विच ए कोलिजन टेक प्लेस, यानी कि जब कोलिजन हो रहा है उसका टाइम नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। और रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, यानी कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम किसको बोलते हैं, जब दो पार्टिकल मॉलिक्यूल के आपस में टकराते हैं। भाई इसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी, लो मैं ऐसे बोल देता हूं, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 होगी, लेकिन जब आपस में दोनों टकराएंगे तो कुछ टाइम लेंगे ना टकराने में, उस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से डिनोट किया जाता है। 12th क्लास के अंदर आता था ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक होता था, बहुत ही 2-3 लाइन का टॉपिक आता है ये, शायद आपको कराया हो ना कराया हो मुझे नहीं पता। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन, दो मॉलिक्यूल के जब आपस में टकराते हैं, या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, तो उनके कोलिजन में जो टाइम लगता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। और ये हर मॉलिक्यूल के लिए अपना अलग होता है, हर दो मॉलिक्यूल के पेयर के लिए कहा जाता है, क्योंकि हर दो पेयर अपना अलग टाइम लेंगे, क्योंकि दोनों सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। तो समझ गए होंगे इतनी बात। इसको रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। ये कहता है रिलैक्सेशन टाइम के कंपैरिजन में जो कोलिजन हो रहा है सभी के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। आगे देखो 6 पॉइंट, ऑल कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब ये होता है जब दो पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उनकी शेप चेंज नहीं होती, यानी कि वो डिफॉर्म नहीं होते। डिफॉर्म का मतलब दबते नहीं है। जैसे कि आपस में आप दो बॉल लो प्लास्टिक की, दोनों को आपस में टकराओ, है ना। अब दोनों आपस में इस तरीके से टकरा गई, इस तरीके से, तो एक यानी एक बॉल पिचक जाती है, और कह दो दोनों थोड़ी थोड़ी पिचक जाती है, कहने का मतलब डिफॉर्म हो जाती है, इसको डिफॉर्मेशन बोला जाता है ना। अगर जो ये बिल्कुल भी ना दबती, बिल्कुल भी ना दबती, तो हम बोलते ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज है दोनों। तो मॉलिक्यूल्स भी कैसे होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। गैस के केस में गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं, यानी कि जब ये दो मॉलिक्यूल टकराते हैं तो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होते। जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, चाहे वो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो, चाहे वो कंटेनर की वॉल के साथ में हो मॉलिक्यूल का। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ सभी। और रिबाउंस कर जाता है, वापसी बैक आता है टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से। क्यों, मान लो ये कंटेनर की वॉल है, ये वाला मॉलिक्यूल आया, इससे टकराया, टकराने के बाद जितनी वेलोसिटी से ये इससे टकराया, है ना, जितनी वेलोसिटी यानी कि आफ्टर, बिफोर कोलिजन थी, टकराने से पहले थी, तो बाद में भी जब टकरा करके जाएगा वापसी अपने डायरेक्शन में, तो भी उतनी ही वेलोसिटी से जाएगा। ये बात हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है कोलिजन के बाद भी। क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन करते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब वही बात हो गई, जितनी से टकराएंगे उतनी से ही, ऐसे तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। ठीक है, 7th पॉइंट, दे डू नॉट, अच्छा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज एंड रिमेन कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है, तो मैं समझा देता हूं इसको सड़ावे को मिटा देता हूं पूरे को। कहने का मतलब ये है, अब देखो ध्यान से, मैं कंटेनर बनाता हूं। मेरे पास एक कंटेनर है, ये बंद है, इसमें कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये रहे। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैंने बोला बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या करा, इस कंटेनर का यूनिट वॉल्यूम लिया। यूनिट वॉल्यूम का मतलब छोटा सा पार्ट जिसकी वैल्यू 1 हो। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम। मैंने कहा इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अगर जो इसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसने कहा इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे,
अगर जो मैं अगला यूनिट वॉल्यूम देखूं, एक यूनिट वॉल्यूम अगला वाला देखूं, तो इसके अंदर भी इतने ही पार्टिकल होंगे, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आगे मैं जितने भी यूनिट वॉल्यूम देखूंगा सबके अंदर इक्वल ही पार्टिकल्स होने हैं। यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट हैं होल ओवर द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के अंदर इस बॉडी के। ठीक है, तो यही बात बोली गई, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज होते हैं एंड रिमेन कांस्टेंट होते हैं, यानी कि ना ही तो बढ़ते ना घटते, हर यूनिट वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। और 8 पॉइंट मैं आपको बता चुका, न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। 40 मिनट का लेक्चर हो गया है, कोई बात नहीं, समझ में बढ़िया आया होगा, मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना मेरे को कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, ये बता देना मेरे को, ये बात बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर जो आपको पसंद आ रहा है तो मैं बनाता हूं वीडियो, वरना तो फिर देखते हैं आगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे को आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।